ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने गरीबी के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गरीबी मापने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा गरीबी मापने की विधियाँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग लगी हुई गरीबी मापने की विधियाँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो गरीबी मापने की गरीबी गरीबी मापने की गरीबी मापने की दो विधियाँ हैं गरीबी मापने की दो विधियाँ हैं। ठीक है बच्चों, दो विधियाँ हैं गरीबी की। पहली अगर हम लोग बात करें तो पहली जो विधि है वो आपकी है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी निरपेक्ष निरपेक्ष गरीबी पहली आपकी कौन सी है? निरपेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी की बात करें तो निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति या समुदाय जो व्यक्ति या समुदाय जो व्यक्ति या समुदाय 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 निर्धनता से, निर्धनता मतलब गरीबी से, निर्धनता से नीचे जीवन यापन करता है। निर्धनता से नीचे जीवन यापन करता है। जीवन यापन करता है निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है ना, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या निकल के आई? यानी कि जो व्यक्ति या ऐसे समुदाय के लोग, जैसे ये हमारी गरीबी रेखा है, इसके नीचे जो जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, निर्धनता से भी नीचे, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? वो कैसे? निरपेक्ष गरीबी है, या ऐसी गरीबी को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ये हमारी गरीबी रेखा, इसके नीचे जो जीवन यापन करे उसे हम लोग क्या? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं बच्चों। ठीक समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? निरपेक्ष गरीबी। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर न्यूनतम कैलोरी के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम कैलोरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर बात करें तो इसका आकलन कैसे लगाया जाता है? वो कैसे लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति के पास कितनी उपभोग या उपलब्धता है इसके आधार पर, और वो न्यूनतम कितने कैलोरी उपलब्ध कर पा रहा है, इसके आधार पर इसका क्या अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति के पास कितना उपभोग है और वो कितने कैलोरी उपलब्ध कर पाता है, इसके आधार पर इसका क्या आकलन किया जाता है या इसका अनुमान लगाया जाता है निरपेक्ष गरीबी में। ठीक है ना, इसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, बिजली, पानी, आवास, रहना, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है
नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ऐसी गरीबी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो यानी सीधा अर्थ अगर आपसे पूछा जाए निरपेक्ष गरीबी क्या है, तो निरपेक्ष गरीबी उस गरीबी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति और समुदाय के लोग निर्धनता से जीवन यापन, निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो ऐसी गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और इसका अनुमान दोस्तों जो लगाया जाता है वो प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर कितने न्यूनतम कैलोरी उपलब्धता प्राप्त हुई है। और इसमें जो व्यक्ति या समुदाय के वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, शिक्षा, पानी, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, होटल, बिजली, इन सभी चीज़ों की या इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी लोग किस गरीबी के अंतर्गत आते हैं? निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते हैं निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और इसका अनुमान न्यूनतम कैलोरी द्वारा किया जाता है और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी में आपने पढ़ा था, यानी ऐसे लोग जो गरीबी से नीचे जीवन यापन करते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग सापेक्ष गरीबी की बात करें तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। कैसे? जैसे मेरे पास कार है, उसके पास कार नहीं है तो वो गरीब है। मेरे पास साइकिल है, उसके पास नहीं है तो वो गरीब है। मेरे पास रहने को घर है, उसके पास नहीं है, वो गरीब है। मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, और घूमने के लिए हवाई जहाज उसके पास नहीं है तो वो गरीब है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं। और जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से गरीबी का आकलन किया जाए तो ऐसी गरीबी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष। और इसे मापने की दो विधियां हैं, एक लॉरेंज वक्र और दूसरा आपका गिनी गुणांक। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी की बात करें तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की आय, इसके अंतर्गत व्यक्ति की आय और जीवन स्तर, की तुलना की जाती है, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसे मापने की दो विधियां हैं। एक आपका है पहला लॉरेंज वक्र और दूसरा आपका है गिनी गुणांक। ये है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन मतलब मेरे पास मोबाइल है, उसके पास नहीं है, गरीब है। मेरे पास रहने को घर है, उसके पास नहीं है, गरीब है। मेरे पास कार है, उसके पास नहीं है, गरीब है। मेरे पास रहने को बढ़िया फ्लैट है, उसके पास नहीं, गरीब है। ऐसे तुलनात्मक जहाँ पर अध्ययन किया जाता है तो ऐसी गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, और इसे मापने के दो तरीके बताए गए हैं, एक लॉरेंज वक्र और दूसरा वस्तु कौन सा? गिनी गुणांक। बहुत अच्छे से देखिएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक कहते किसे हैं और इसके द्वारा कैसे क्या मापन किया जाता है। ठीक है ना, तो आसान शब्दों में जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, ठीक है, किसी से तुलना की जाए तो वो गरीबी सापेक्ष गरीबी कहलाती है। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की आय और जीवन स्तर की तुलना की जाती है, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। इसे मापने की दो विधियां लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर हम लोग बात करते हैं लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब दोस्तों लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं। अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में आता ही रहता। तो लॉरेंज वक्र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रतिपादन। इसका प्रतिपादन 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा किया गया। मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा किया गया लॉरेंज वक्र आय की विषमता को दर्शाता है। विषमता को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि आय की जो विषमता है वो बराबर नहीं है, विषमता को दर्शाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। लॉरेंज वक्र किसे दर्शाता है दोस्तों? आय की विषमता को। अब दोस्तों मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ। यानी लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में मैक्स लॉरेंज ने दिया और यह वक्र आय की विषमता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है जरा दोस्तों आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से। जैसे हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाए इस तरीके से, ये देखिएगा ये, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बच्चों, और इधर लिखता हूँ मैं आय, ठीक। यहाँ जनसंख्या को मैं डिनोट करता हूँ किससे? 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। 10%, 20%, 30%, ये 40। और आय की भी अगर इधर बात करें तो आय कितनी? 10%, ठीक है। ये आपकी आय हो गई, आय 10%, 20%, इधर 30%, ठीक। तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मतलब कि लॉरेंज वक्र क्या कहना चाह रहा, सुनना। लॉरेंज वक्र ये कहना चाह रहा है कि 10 रुपये जो हैं, ये 10 रुपये 10 लोगों के पास होने चाहिए थे। ये 20 रुपये 20 लोगों के पास होने चाहिए थे, ठीक है ना। ये 30 रुपये की जो आय है ये 30 लोगों के साथ होनी चाहिए था। यानी कि जो वक्र अपना बनता कुछ इस तरीके से, ऐसे सीध की स्थिति में जाता, ठीक है। ऐसी सीधी रेखा ये बनती वक्र की, ऐसे सीधी रेखा। लेकिन बच्चों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यह वक्र ये प्रदर्शित करना चाह रहा कि 10% जो आए 10% लोगों में वितरित होनी चाहिए, 20% आए 20% लोगों में होनी चाहिए थी, 30% आए 30% लोगों में होनी चाहिए थी। मतलब कि 10 लोग तो 10 रुपये, 20 लोग तो 20 रुपये और 30 लोग तो 30 रुपये। लेकिन ठीक ये आपका वक्र जाना चाहिए था। लेकिन ये वक्र ऐसी स्थिति कब होती? जब आय का जो वितरण था समान मात्रा में होता, तब तो ऐसी स्थिति होती, ठीक है ना। कि आय होना क्या चाहिए था कि 10 रुपए 10 लोगों के पास होने चाहिए थे, 20 रुपए 20 लोगों के पास और 30, तब ऐसा वक्र बनता। लेकिन ये वक्र कब बनता? जब आय समान मात्रा में होती, तब ये स्थिति आती। लेकिन यहाँ पर वक्र जो बनता है वो कैसा बन जाता? क्योंकि आय समान है नहीं। तो आप देखिएगा अब जो लॉरेंज वक्र बनेगा ये आपकी थी क्या थी? जनसंख्या, सेम यही स्थिति, ठीक है, जनसंख्या। और जरा ये थी आय, ठीक है ना। और वक्र जो बना था कुछ इस तरीके से बना था। लेकिन ये कब? जब आय समान होती तब ऐसा बनता। तो और ये जो रेखा इसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा मतलब आय का समान वितरण करने वाली, इक्वल समता। तो अब जब आय इक्वल है नहीं तो जो वक्र बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से। वक्र जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। वक्र जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा?
कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। इसी वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। अब ये जो आप रेखा देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है निरपेक्ष समता रेखा, और ये क्या करती है, आय की समानता को दर्शाती है। निरपेक्ष समता रेखा आय की समानता को दर्शाती है। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे जैसे हम लोग निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाएंगे, तो आय की विषमता देखिए बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए, यहां से हम इधर गए, फिर इधर दूरी पर गए, इधर गए, तो आय की जो विषमता है या असमानता, ये बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग निरपेक्ष रेखा के पास आएंगे, तो आय की जो विषमता है वो क्या, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, चित्र में देखिए, इसी वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, ये जो चित्र बने हुए हैं हम लोग यहां पर लिख देते हैं, निरपेक्ष, निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा आय की, आय की समानता को दर्शाता है। निरपेक्ष समता रेखा आय की समानता को दर्शाती है, दर्शाती है, आय की समता या आय की समानता को दर्शाती है। ठीक है, आय को किस प्रकार, लेकिन इधर अगर बात करें, अब देखो दोस्तों, निरपेक्ष समता रेखा और ये जो लॉरेंज वक्र है, इनके बीच की जो दूरी है वो आय की विषमता को दर्शाती, मतलब कि आय समान मात्रा में वितरित नहीं है, समान मात्रा में वितरित नहीं है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, निरपेक्ष, निरपेक्ष समता रेखा, समता रेखा और लॉरेंज वक्र की दूरी, और लॉरेंज वक्र की दूरी, की दूरी आय की विषमता को दर्शाती है, आय की विषमता को दर्शाती है, आय की विषमता को दर्शाती है, दर्शाती है, आय की विषमता को क्या दर्शाती है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, ये निरपेक्ष रेखा और ये लॉरेंज वक्र, और निरपेक्ष रेखा से जैसे जैसे हम दूरी पर जाएंगे तो आय की विषमता क्या बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही पास आएंगे तो आय की विषमता क्या घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जरा एक बार इस लॉरेंज वक्र को फिर से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैंने ये एक वक्र बनाया जनसंख्या और आय को लेकर के बच्चों, और यहाँ पर जनसंख्या लिख दी, यहाँ आय, और अपने यहाँ होना क्या चाहिए था, 10% की आय 10% लोगों में वितरित हो, 20% की आय 20% लोगों में वितरित हो, 30% की आय 30% लोगों में। तो जो वक्र बनता है ऐसे सीधा बनता, और इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष समता रेखा। लेकिन ये कब होता, जब आय में क्या होती, समानता होती, और आय समान है नहीं। तो अब जो हमारा लॉरेंज वक्र बनेगा, वो हमारा वक्र कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आया, ये जो रेखा आप देख रहे हो इसे निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं, और यह रेखा आय की समानता को दर्शाती है। और देखिए यहाँ पर ये वक्र देखिए ऐसे बना हुआ है, तो जैसे जैसे हम लोग निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाएंगे तो आय की जो विषमता है वो क्या बढ़ती चली जाएगी, लिख लेना। ठीक है, असमानता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही पास आएंगे तो आय की समानता क्या उतनी ही घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। आपको पॉइंट क्या लिखना है, जैसे जैसे हम निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाएंगे तो आय की विषमता बढ़ती चली जाएगी या अधिक होती चली जाएगी, और जैसे ही हम पास आएंगे तो आय की विषमता क्या घटती चली जाएगी, घटती। इसी वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। समझ गए बच्चों। चलिए बच्चों, आप लोग अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीजों को लेकर के।
चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं गिनी गुणांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गिनी गुणांक की अगर बात करें तो गिनी गुणांक कुछ नहीं, ये केवल लॉरेंज वक्र का एक गणितीय रूप है, लॉरेंज वक्र का गिनी गुणांक। और इसका प्रतिपादन 1912 में गिनी के द्वारा किया गया था। और इसमें गिनी गुणांक का जो मान होता है बच्चों, वो 0 से 1 होता है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 आ जाता है तो आप ये समझा जाएगा कि आय की पूर्ण समानता है। लेकिन वहीं गिनी गुणांक का मान अगर 1 आ जाता है तो ये समझा जाएगा कि आय की पूर्ण असमानता है। गिनी गुणांक कैसे निकाला जाता है? तो गिनी गुणांक बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। जो लॉरेंज वक्र मैंने बनाया हुआ था उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल करके गिनी गुणांक निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखो यहाँ पर अभी आपको मैंने लॉरेंज वक्र बनाया हुआ था। देखो बच्चों, इस तरीके से ये ऐसे कुछ लॉरेंज वक्र ये बना हुआ था, ऐसे ये लॉरेंज वक्र, ठीक है ना। तो ये भाग मैं छायांकित कर दूं ये वाला, तो गिनी गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। गिनी गुणांक बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। गिनी गुणांक की बात करें तो गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का एक गणितीय रूप है, गणितीय रूप। इसका प्रतिपादन 1912 में गिनी ने किया है। गिनी ने यह आय की विषमता का मापन करता है। ठीक है ना, मतलब ये चित्र बना लॉरेंज वक्र, तो इसमें ये छायांकित भाग कर दिया जाए तो गिनी गुणांक बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक, इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। यदि इसका मान 0 है तो समझा जाएगा आय की पूर्ण समानता है, मतलब कि आय समान मात्रा में वितरित है अगर 0 मान आ रहा। लेकिन वहीं अगर इसका मान 1 है तो समझा जाएगा आय की क्या है? पूर्ण असमानता है, पूर्ण असमानता है। ठीक, तो गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का एक गणितीय रूप है और इसका जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है गिनी गुणांक का। यदि गिनी गुणांक का मान 0 आ जाता है तो समझा जाएगा कि आय समान मात्रा में वितरित है। और यदि गिनी गुणांक का मान 1 आता है तो समझा जाएगा आय असमान मात्रा में वितरित है। ठीक है बच्चों, गिनी गुणांक का फार्मूला क्या होता है? गिनी गुणांक बराबर लॉरेंज वक्र में ये वाला जो लॉरेंज वक्र है इसे छायांकित कर दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। और इसका मान 0 और 1 के मध्य में रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो ये आपका है गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र, दो विधियां। ठीक है, चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा गरीबी मापने की दो विधियां थी, एक निरपेक्ष गरीबी, एक सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में भी दो विधियां थी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। दोनों को आप लोगों ने अच्छे से समझा। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आबाद होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।